हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है राजनीतिक चिंतक पॉलिटिकल थिंकिंग के बारे में। सीपी वेपर ने कहा है कि राजनीतिक चिंतन राज्य, उसकी संरचना, प्रकृति और उसके ध्येय से संबंधित चिंतन है। राज्य हमारे सामाजिक जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी अंग है। सभी मनुष्य किसी न किसी राज्य में रहते आए हैं और सदैव से राजसत्ता के अधीन रहते आए हैं। तो सीपी वेपर ने कहा था कि राजनीतिक चिंतन क्या है? राज्य और उसकी संरचना, प्रकृति और उसके ध्येय से संबंधित चिंतन है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति से पुराना है। अर्थात राज्य में रहकर ही व्यक्ति का विकास हो सकता है। और अरस्तु का जो डेफिनेशन है उसके अनुसार राज्य संगठन मानव प्रकृति का अंग है। राज्य एवं उसकी संस्थाओं का सामाजिक जीवन से क्या संबंध है? राज्य का प्रादुर्भाव कब और क्यों हुआ? राज्य का स्वरूप और इसकी उपयोगिता क्या है? राज्य का लक्ष्य व कार्य क्षेत्र क्या है और कहाँ तक राज्य की प्रभुसत्ता का स्वरूप कैसा है? आदि प्रश्नों पर शताब्दियों से चिंतन होता आ रहा है। आज भी चिंतन मनन हो रहा है। इन सब के कल्प विकल्प को हम राजनीतिक चिंतन कहते हैं। उसके बाद हो गया राजनीतिक चिंतन का महत्व। राजनीतिक चिंतन के इतिहास को पढ़ने से हमें राजनीतिक प्रश्नों को समझने और उनका समाधान ढूंढने में सहायता मिलती है। दूसरा हो गया राजनीतिक चिंतन के अध्ययन से वर्तमान इतिहास की घटनाओं और समस्याओं को समझने में भी पर्याप्त सहायता मिलती है। वर्तमान समस्याएं अतीत की परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं, इसलिए अतीत के राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करने से हम वर्तमान को भली भांति समझ सकते हैं। तीसरा हो गया राजनीतिक चिंतन के अध्ययन द्वारा दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली राजनीतिक शब्दावली एवं परिभाषाओं का यथार्थ ज्ञान होता है। राजनीति के क्षेत्र में हमारा ज्ञान परिपक्व होता है। चौथा हो गया राजनीतिक चिंतन भविष्य के लिए हमारे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। राजनीतिक विचारकों द्वारा समय समय पर सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया है तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु जिन साधनों की ओर संकेत किया गया है उनका यह कार्य हमें भविष्य में अपने सामाजिक विकास की दिशा निर्धारित करने में सहायता करता है। प्लेटो, मार्क्स और गांधी जैसे विचारकों ने न केवल राजनीतिक विचार ही प्रस्तुत किए वरन नूतन राजनीतिक व्यवस्था के प्रतिमान भी प्रस्तुत किए। उन्होंने समाज के राजनीतिक पक्ष पर ही नहीं अपितु अन्य पक्षों पर भी अपने विचार प्रतिपादित किए और एक संपूर्ण समाज व्यवस्था का रेखाचित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। हम आवश्यकतानुसार उन्हें अपनाकर नए समाज के निर्माण में उनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राजनीतिक चिंतन का अध्ययन इस दृष्टि से हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पांचवां हो गया राजनीतिक चिंतन एक अत्यंत उच्च कोटि की मानसिक सिद्धि है। अन्य प्रकार के दार्शनिक चिंतन की भांति इसका भी सिद्धांतों की व्यावहारिकता के अतिरिक्त अपना एक विशेष आकर्षण और मूल्य है। बुद्धिमान लोग जिस सत्ता के अंतर्गत जीवन बिताते हैं उनको समझने, उसके संगठन और कार्यों का विश्लेषण करने, राजनीतिक जीवन के सर्वोत्तम रूप के संबंध में चिंतन करने के इच्छुक रहते हैं। अब हो गया राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक परिस्थितियां। अधिकतर राजनीतिक चिंतन के प्रादुर्भाव के पीछे दो कारण रहे हैं। या तो उनका जन्म तत्कालीन सत्ता की व्याख्या करने और उसको उचित ठहराने के लिए हुआ, परिवर्तन करने की आशा से उसकी आलोचना करने के लिए। तो अधिकतर जो राजनीतिक चिंतन है उसका प्रादुर्भाव के दो कारण हैं। या तो तत्कालीन सत्ता की व्याख्या करने और उसको उचित ठहराने के लिए हुआ, या परिवर्तन करने की आशा से उसकी आलोचना करने के लिए। यह सही है कि कभी कभी राजनीतिक मनीषियों ने आदर्श के संबंध में चिंतन किया, किंतु ध्यान से समीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि इस प्रकार के राजनीतिक विचार या सिद्धांत भी अपने समय के राजनीतिक आदर्शों पर आधारित थे और उनका उद्देश्य तत्कालीन परिस्थितियों से उत्पन्न विशेष दोषों को दूर करना ही था। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वे निरर्थक प्रतीत होते हैं यदि हम कानूनी नगर राज्यों के पतन के काल की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनका अध्ययन नहीं करते। वस्तुतः एथेंस के लोकतंत्र द्वारा सुकरात को विषपान का दंड दिए जाने की घटना ने प्लेटो का
बड़ा मर्मांतक आघात पहुंचाया था। इसलिए उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में तत्कालीन लोकतंत्र की कटु आलोचना की और एक आदर्श नगर व्यवस्था प्रस्तुत की जिसमें शासक व्यक्ति एक सुनियोजित ढंग से प्रशिक्षित दार्शनिक हों। टॉमस मोर की यूटोपिया आदर्श समाज के संबंध में भी यह बात कही जा सकती है। इंग्लैंड में जब कृषि के स्थान पर भेड़ पालने के उद्योग का विकास हुआ तो गहरी सामाजिक उथल पुथल और शांति उमड़ पड़ी। यह अशांति यूटोपिया की पृष्ठभूमि है। तो क्या हुआ कि जब ये रिपब्लिक में प्लेटो ने क्या किया था कि लोकतंत्र की कड़ी आलोचना की थी, क्योंकि उसने सुकरात के टाइम पर देखा था कि लोकतंत्र में सुकरात को विस्पान दिया गया था। तो उसके बाद टॉमस मोर ने भी यूटोपिया में आदर्श समाज के संबंध में ये बात कही। इंग्लैंड में जब कृषि के स्थान पर क्या हुआ, भेड़ पालने का उद्योग का विकास हुआ तो गहरी सामाजिक उथल पुथल और अशांति उमड़ पड़ी। ये अशांति क्या हुई, यूटोपिया की पृष्ठभूमि थी। साधारणतः क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों के पीछे के ही सीधे परिणाम होते हैं। जो साधारणतः क्या होता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं उन्हीं के परिणाम होते हैं। वे वास्तविक राजनीतिक विकास के पीछे निहित विचारों और उद्देश्यों का प्रतिबिंब होते हैं तथा उन्हीं का निर्वचन करते हैं। मनुष्य जिन चीज़ों को अपनी संस्थाओं के तात्विक विशेषता और आत्मा समझते हैं उसी का वे प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने युग की परिस्थितियों और बौद्धिक दृष्टिकोण के द्योतक होते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक सिद्धांतों का राजनीतिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। वे परिस्थितियों की उपज मात्र नहीं होते बल्कि मनुष्य को विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में रूपांतर करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। कभी कभी राजनीतिक सिद्धांत का पहले जन्म होता है और फिर उसके अनुरूप संस्थाएं बनती हैं और कार्य होने लगता है। कभी कभी इसका उल्टा होता है, संस्थाएं बन जाती है और काम चलने लगता है और बाद में सिद्धांत गढ़ लिए जाते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत कारण भी होते हैं और परिणाम भी। बदली हुई परिस्थितियों नए सिद्धांतों को जन्म देते हैं। बदली हुई परिस्थितियां क्या होती हैं, नए सिद्धांतों को जन्म देते हैं। फिर सिद्धांतों की राजनीतिक कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक सिद्धांत सदैव परिस्थितियों की उपज ही नहीं होते, अपितु ये नवीन राजनीतिक परिस्थितियों को जन्म भी देते हैं। रूसो न होता तो फ्रेंच क्रांति न होती। उसने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक संविदा सिद्धांत के प्रतिपादन द्वारा फ्रेंच राजसत्ता के प्रति व्याप्त असंतोष को बल प्रदान किया और फ्रेंच राज्य क्रांति को गति प्रदान की। इसका तात्पर्य है कि राजनीतिक चिंतन तत्वतः सापेक्ष होती है और निरपेक्ष सत्य के प्रतिपादन का हर दावा नहीं करता है। अतीत में वास्तविक परिस्थितियों तथा विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर उसका विकास हुआ। वर्तमान में उसका संबंध उन समस्याओं से है जिनका हमें दिन प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। अब हो गया राजनीतिक चिंतन की प्रमुख समस्याएं। फर्स्ट हो गया राजनीतिक चिंतन की जो निम्नलिखित समस्याएं। फर्स्ट समस्या राज्य की उत्पत्ति की समस्या। राज्य की उत्पत्ति के प्रश्न पर विचारकों ने बहुत ध्यान दिया। प्राचीन काल में जब लोगों की विवेचन शक्ति अविकसित थी और ऐतिहासिक ज्ञान नहीं के बराबर था, राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति के कारण ढूंढ निकालने के अनेक प्रयत्न किए गए। जो सिद्धांत प्रतिपादन किए गए उसमें 3 प्रमुख थे। पहला, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके परिणामों का कहना प्रतिपादकों का कहना था कि राज्य ईश्वर की सत्ता से कायम किया गया। दूसरा, शक्ति सिद्धांत था। इसके मानने वालों का मत था कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने बलपूर्वक दुर्बलों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई। तीसरा था सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का। इसके अनुसार क्या था कि व्यक्तियों ने समझ बूझकर ऐच्छिक समझौते अथवा सम्मति से राज्य का निर्माण किया। ये सिद्धांत संतोषजनक नहीं कहे जा सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के प्रादुर्भाव और विकासवाद के सिद्धांत के प्रसार के कारण राज्य की उत्पत्ति का संतोषजनक सिद्धांत प्रतिपादन करना संभव हो सका। उसके बाद हो गया दूसरा, राज्य के आकार की समस्या। राज्य के आकार की समस्या भी राजनीतिक चिंतकों को परेशान करती रही है। यह एक विचारणीय प्रश्न रहा है कि राज्य का आकार कितना हो। प्राचीन यूनानी विचारक राज्य के सीमित आकार और उसकी सीमित जनसंख्या के पक्ष में थे। प्लेटो
कि लॉज में अपने प्लेटो ने लॉज में जो उसकी पुस्तक थी अपने आदर्श नगर राज्य के निवासियों की संख्या 5040 निश्चित की। प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्य थे। रोमन साम्राज्य की स्थापना के बाद क्या हुआ कि छोटे राज्यों के स्थान पर विशाल राज्यों ने ले लिया छोटे राज्यों का स्थान। मध्य युग के अंत में राष्ट्रीय राज्यों का जन्म हुआ। आज महाविनाश के इस युग में विश्व शांति के समर्थक अनेक विचारक विश्व राज्य की स्थापना पर बल देते हैं। तो ये हो गया। तीसरा है राज्य के लक्ष्य की समस्या। राजनीतिक चिंतन कि यह एक प्रमुखतम समस्या है कि राज्य का लक्ष्य क्या हो। कुछ दार्शनिक राज्य को मानव की सर्वोच्च कल्याणकारी सर्वोत्कृष्ट मानव संस्था मानते हैं और इसके विपरीत अराजकतावादी राज्य को मानव विनाशक संस्था मानते हुए इसकी शीघ्र समाप्ति चाहते हैं। वे राज्य को मानव मस्तिष्क पर एक घोर कलंक और उसके वक्ष स्थल पर एक भारी भार समझते हैं। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि जितनी जल्दी राज्य का उन्मूलन कर दिया जाए उतना ही श्रेयस्कर है। इन दो विरोधी ध्रुवों के बीच कुछ ऐसे मध्यमार्गी भी हैं जो राज्य को बुरा मानते हुए भी उसके अस्तित्व को आवश्यक समझते हैं, किंतु ये लोग उसके कार्यक्षेत्र को सीमित करना चाहते हैं। ये लोग जनपालन के रूप में राज्य की समाप्ति चाहते हैं और जनरक्षक के रूप में उसे आवश्यक समझते हैं। चौथा हो गया कानून के स्वरूप की समस्या। राजनीतिक चिंतन की अन्य प्रमुख समस्या कानून के स्वरूप की है। कानून के संबंध में उठने वाले प्रमुख प्रश्न: कानून का स्वभाव क्या है? कानून निर्माण का अधिकार किसे है? कानून शासक की इच्छा की अभिव्यक्ति है? कानून स्वतंत्रता एवं व्यक्ति में क्या संबंध है? छठा हो गया संप्रभुता संबंधी समस्या। राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न संप्रभुता से संबंधित है। प्राचीन विचारक विधि को प्रभुत्व संपन्न मानते थे, किंतु राष्ट्रीय राजतंत्रों के उदय होने पर शासक को राज्य का प्रतीक माना जाने लगा। प्रभु तथा प्रजा के बीच संबंध को राज्य का मुख्य संबंध स्वीकार किया गया। आगे चलकर जब राजा की शक्ति पर प्रहार हुआ तो लोक प्रभुत्व के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, जिसके अनुसार राजनीतिक शक्ति को समस्त नागरिकों में सामूहिक रूप से निहित माना गया और शासक के व्यक्तिगत रूप में नहीं बल्कि राज्य को वैध पुरुष के रूप में प्रभु स्वीकार किया गया। किंतु लोक प्रभुत्व स्वभाव अस्पष्ट और विधि की परिधि से परे था, इसलिए 19वीं शताब्दी में प्रभुत्व को निश्चित स्थान में स्थित करने के अनेक प्रयत्न किए गए। उस समय तक संविधान द्वारा शक्तियों का पृथक्करण होने लगा था। इसी पृथक्करण के आधार पर सरकार के विभिन्न अंगों में प्रभुत्व को स्थित करने का यत्न हुआ। छठा हो गया सरकार संबंधी समस्या। सरकार राज्य की आत्मा है। यह राज्य का क्रियात्मक रूप है। यह वह मशीन है जो राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करती है। सरकार का संगठन कैसा होना चाहिए? सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में परस्पर क्या संबंध होना चाहिए आदि प्रश्न राजनीतिक मनुष्यों को प्रारंभ से ही सोचने के लिए मजबूर करते रही हैं। अब हो गया रूढ़िवादी और प्रगतिशील राजनीतिक चिंतन। रूढ़िवादी सिद्धांतों का प्रादुर्भाव तब होता है जब लोग जिस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत वे रहते हैं उसको उचित ठहराने और कायम रखने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के सिद्धांतों को जन्म देने और उसका समर्थन करने वाले वे वर्ग होते हैं जिनके हाथों में राज्य की शक्ति होती है, जिनको विद्यमान राज्य व्यवस्था से लाभ होता है। वे मानसिक प्रवृत्ति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके कारण लोग कानून तथा व्यवस्था से प्रेम करते और गड़बड़ी तथा परिवर्तन से घबराते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत का सर्वोच्च उदाहरण देवी अधिकारों का सिद्धांत है, जिसने राज्य की राजनीतिक सत्ता के साथ चर्च की धार्मिक सत्ता का सहयोग किया, कानून पर ईश्वरीय विधान की छाप लगाई और राजाओं के पद को पवित्र तथा अनुलंघनीय घोषित किया। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यमान सत्ता का प्रतिरोध करना अपराध ही नहीं बल्कि पाप भी था। इसलिए यह राज्य के अधिकारों तथा चर्च के नेताओं दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में इस सिद्धांत ने स्वेच्छाकारी शासन के समर्थन और सुधार के विरोधी की भूमिका अदा की। तो जो रूढ़िवादी था वो क्या राज्य के एग्जिस्टिंग
व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसको उचित ठहराने और कायम रखने का प्रयत्न किया उन्होंने, जो रूढ़िवादी थे। उसके बाद हो गया प्रगतिवादी सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन। प्रगतिवादी राजनीतिक चिंतनों का सिद्धांतों का प्रादुर्भाव विद्यमान जो व्यवस्था थी उसके विरोध के रूप में होता है, और वे विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और पद्धतियों को बदलने के प्रयत्नों का समर्थन करते हैं। ऐसे सिद्धांतों में कुछ तो आदर्श व्यवस्था के दार्शनिक और काल्पनिक चित्र होते हैं, जिनका न तो वास्तविक जीवन से कोई संबंध होता है, न व्यवहार में लाए जाने की कोई संभावना होती है, किंतु दूसरी ओर सुधारकों के ठोस आदर्श भी देखने को मिलते हैं, जिनका उद्देश्य कुछ प्रचलित दोषों को दूर करके अपेक्षित ढंग से पुनर्निर्माण करना होता है। इन दूसरे ढंग के सिद्धांतों में से कुछ राजनीतिक संगठन के किसी एकांकी पहलू में परिवर्तित करना अथवा सरकार के कार्यों में थोड़ा बहुत हेरफेर करना चाहते हैं, और कुछ राजनीतिक पुनर्संगठन की व्यापक योजनाएं प्रस्तुत करते हैं। उनके समर्थकों में से कुछ धीरे धीरे और वह तरीकों का काम करना पसंद करते हैं, कुछ तत्कालीन तरीकों में विश्वास करते हैं। प्रगतिशील राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण लॉक तथा रूसो द्वारा प्रतिपादित जो सामाजिक संविधा और प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत था। यह सिद्धांत 17वीं शताब्दी की इंग्लैंड की क्रांति और 18वीं शताब्दी की अमेरिका तथा फ्रांसीसी क्रांतियों का आधार बना। इसने राजाओं की दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और क्रांति तथा लोक प्रभुत्व को उचित ठहराया। आधुनिक समाजवादी सिद्धांत आलोचनात्मक चिंतन के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। अब निष्कर्ष में यह है कि राजनीतिक विकास के संबंध में दीर्घकाल से दो विरोधी सिद्धांत चले आ रहे हैं। एक सिद्धांत के अनुसार सरकार है, एक सिद्धांत के अनुसार सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि एक अनिवार्य स्वाभाविक विकास का परिणाम होता है। मनुष्य के उद्देश्य और आकांक्षाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ऐसी समस्या है जिससे मनुष्य की रचनात्मक बुद्धि की परीक्षा होती है। मनुष्य यह पता लगाता है कि सरकार का सर्वोत्तम रूप क्या हो, उसकी प्राप्ति के लिए कौन कौन सी साधन अपनाए जाएं। यदि यह मत सत्य है तो फिर राजनीतिक दर्शन के अध्ययन से अधिक मूल्यवान और कोई भी चीज का अध्ययन नहीं हो सकता। यदि हम इन सिद्धांतों के शुद्ध तार्किक परिणामों पर विचार करें तो देखेंगे कि इनमें से कोई भी मान्य नहीं हो सकता। फिर भी मानना पड़ेगा कि समन्वय में तात्विक सत्य है। तो समन्वय में ही क्या है कि राजनीतिक दर्शन का इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया राजनीतिक चिंतन का सिद्धांत, उसके महत्व, उसकी जो परिस्थितियाँ और उसकी समस्या के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।